गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, होप आप सारे ठीक होंगे। हिली अकेडमी JRF यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये लेक्चर BA सेमेस्टर सेकंड की क्लासेस का है। तो आज का टॉपिक है हमारा इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, फंक्शनिंग क्या है। तो कुछ हाफ लेक्चर हम इसमें कवर कर लेंगे और इंडियन पार्लियामेंट का एक लेक्चर और हम करेंगे नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में। तो आपका टॉपिक इंडियन पार्लियामेंट कवर हो जाएगा। आज जो हम करने वाले हैं ये है इंडियन पार्लियामेंट, उसका कंपोजिशन एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर है उसको हम कोशिश करेंगे कि इस PPT में वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। PPT तो लेक्चर आपको बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे इसमें हम कंपोजिशन ही पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा एंड द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। पार्लियामेंट का जो 79 आर्टिकल है वो कहता है कि जो पार्लियामेंट किन चीज़ों से बनी है, पार्लियामेंट का जो अटूट अंग हैं वो कौन कौन से हैं। वो आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम राज्यसभा भी बोलते हैं, एंड हाउस ऑफ पीपल उसको हम लोकसभा भी बोलते हैं। तो यानी पार्लियामेंट के बहुत जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, हम एलिमेंट्स कह सकते हैं पार्लियामेंट के, वो कौन कौन से हैं। प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है एंड लोकसभा। जो पार्लियामेंट के 3 पिलर्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं। प्रेसिडेंट हो गया एंड लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस। जो प्रेसिडेंट है पार्ट तो है लेकिन वो मेंबर किसी भी हाउस का नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है इन दोनों हाउसेस से ऊपर हैं, वो एक अथॉरिटी हैं दोनों हाउसेस पे। तो प्रेसिडेंट जो है इनका मेंबर नहीं है, ना लोकसभा के मेंबर है ना राज्यसभा के मेंबर है, बट ही इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट। लेकिन वो लोकसभा के भी इंटेग्रल पार्ट हैं, राज्यसभा के भी हैं। तो ओवरऑल जो है पार्लियामेंट के वो एक इंटेग्रल पार्ट हैं। इन USA प्रेसिडेंट इज़ नाइदर द मेंबर नॉर द पार्ट ऑफ देयर पार्लियामेंट। उनकी पार्लियामेंट का नाम है कांग्रेस। तो USA की पार्लियामेंट जो है जिसका नाम कांग्रेस है, तो वहाँ उनका प्रेसिडेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। और हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो USA और इंडिया में क्या डिफरेंस है, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की पार्लियामेंट का एक इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो उनकी पार्लियामेंट जिसका नाम है कांग्रेस, तो वो कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती थी, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। प्रेसिडेंट वाले जो लेक्चर हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे, प्रेसिडेंट की पूरी पावर्स क्या हैं सब कुछ। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा से थोड़ा सा डील करेंगे। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, आल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। जो लोकसभा है ये निचला हाउस है, इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज़ 552, जिसमें से 530 जो हैं वो स्टेट से हैं और 20 जो हैं वो यूनियन टेरेटरीज से हैं। एंड 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, और इसमें 2 जो हैं एंग्लो इंडियन जो है नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। इट्स प्रेजेंट स्ट्रेंथ इज़ 545। जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ चल रही है इनकी 545 है, 545 है। जो एंग्लो इंडियन एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके जो मेंबर्स हैं अगर पार्लियामेंट में नहीं है तो जो प्रेसिडेंट है वो उनको नॉमिनेट करके पार्लियामेंट में भेजते थे। पहले भेजते थे क्योंकि उस टाइम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड नहीं होते, तो एक टाइप की उनको रिजर्वेशन थी। इन 2000 by 91st amendment extended freeze on Lok Sabha and state assemblies seat till 2026। तो एक हमारे पास 91st अमेंडमेंट आई थी। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं तो वो कैसे होती है, तो आप उस लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो। तो जो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी 2000 में, तो उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा में जितनी सीट्स हैं उस पर बिल्कुल फ्रीज कर दिया कि उन सीट्स को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। कब तक, 2026 तक। क्वालिफिकेशन टू बिकम इट्स मेंबर। अब लोकसभा का अगर किसी को मेंबर बनना है तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन इसका मेंबर बन सकता है। मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया। जो इंडिया का सिटीज़न है वही लोकसभा का मेंबर बन पाएगा। मीन्स जो फॉरेनर्स हैं, जो एलियंस हैं इंडिया में, वो इसका मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि वो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, तो मेंबर कहाँ से बन पाएंगे। हैविंग 25 ईयर्स ऑफ एज।
जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसकी 25 साल जो है एज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर PRI इंस्टीट्यूशन जो है हमारे इंडिया में, अगर आप पंचायती राज में आपके आसपास जैसे मेंबर्स हैं, सरपंच हैं, अगर आप उसका इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको 21 ईयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें MP के इलेक्शन में लड़ना चाहते हो तो आपको जो है 25 ईयर्स जो है एक कंपलसरी मिनिमम एज क्राइटेरिया है। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया कि आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कोई भी आपका ऑफिस है उसको आप ऑक्यूपाई करके इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। जैसे मैं अगर गवर्नमेंट टीचर हूँ या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मैं उसको पद को छोड़ के ही इलेक्शन लड़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैंने भर दिया इलेक्शन का फॉर्म, मैं वहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नो अनसाउंड माइंड कि जो है जो इलेक्शन लड़ रहा है वो मेंटली ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पागल हो तो कुछ मतलब ऐसा हो तो वो इलेक्शन लड़े, ऐसा भी नहीं है, वो मेंटली ठीक होना चाहिए। हैज़ रजिस्टर्ड एज वोटर इन एनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी। अब जो इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसका कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, चाहे वो इंडिया की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, लेकिन उसका वहाँ पे नाम होना चाहिए। मेथड ऑफ इलेक्शन टू लोकसभा, जो ये तो हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा में अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है, कोई अगर एंट्री चाहता है बाई इलेक्शन से, तो उसके पास क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो उनकी एंट्री होती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं लोकसभा में, वो कैसे बनते हैं। पीपल सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच स्टेट टू द पार्लियामेंट। हर कोई स्टेट जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं। तो हर एक स्टेट जो है अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के बाई इलेक्शन पार्लियामेंट में भेजती है। दे सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स बाई फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड। वो जो हम लोग अपने MP चुनते हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड से चुनते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे हमारे पास 5 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पांचों में से जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा, ज़रूरी नहीं है कि जैसे अगर हो सकता है कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं उसको एक वोट ज़्यादा मिले या 2 मिले, डजेंट मैटर, जितने भी ज़्यादा हों, लेकिन जो 5 कैंडिडेट हैं उनमें से ज़्यादा होने चाहिए। द कैंडिडेट हु सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ वोट इज़ डिक्लेयर्ड एज विनर। वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट आते हैं उसको हम क्या करते हैं, विनर डिक्लेयर कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर होल्डिंग इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो इलेक्शन कमीशन है वही जो है इनके इलेक्शन करवाते हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है वो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। अगर कोई भी डिस्प्यूट पड़ता है तो उसमें कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ही कार्रवाई करेगा। टेन्योर ऑफ लोकसभा। अब जो लोकसभा का टेन्योर जो है वो कितना है, कितने जो हम मेंबर्स इसमें इलेक्ट करके जो हम पार्लियामेंट में भेजते हैं तो वो कितने साल के लिए भेजते हैं, वो वहाँ के मेंबर कितने साल के लिए रहते हैं। अगर मान के चलो परमानेंट हो जाएं, जैसे हमने एक बार भेज दिए तो बस वो पूरी लाइफ के लिए रहें, तो फिर तो वो जनता की कुछ भी सुनेंगे नहीं। तो उनका जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान में उनका हर 5 साल के बाद एक टेस्ट रखा है कि अगर टेस्ट में पास हो जाएंगे, इलेक्ट हो जाएंगे, तो वो पार्लियामेंट में चले जाएंगे। It has the tenure of 5 years but can be dissolved earlier by president if the government loses the confidence of the Lok Sabha in floor test। जो आपको पता है कि इंडिया में क्या होता है कि फ्लोर टेस्ट होता है, स्टेट में भी है, स्टेट असेंबलीज में भी है, और सेंटर जो है पार्लियामेंट उसमें भी है, कि जो सरकार होती है तो वहाँ पे जो जिन जिन बाकी पार्टीज़ ने उनको समर्थन दिया होता है, तो अगर वो समर्थन वापस ले लेते हैं या अपने ही पार्टी के लोग जो हैं उनका भी कॉन्फिडेंस जो अपनी पार्टी पे नहीं रहता है, तो उससे क्या हो जाता है कि सरकार गिर जाती है। तो वो हो गया फ्लोर टेस्ट। अगर फ्लोर टेस्ट में जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है तो गवर्नमेंट गिर जाती है, और जो उनका 5 साल का टेन्योर था हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स का, तो वो ख़त्म हो जाता है। जैसे अभी हमारी यहाँ बीजेपी की सरकार थी प्लस PDP की थी, जम्मू कश्मीर की एग्जांपल लेते हैं, तो वो 5 साल पूरी नहीं कर पाई, बीच में ही उनका जो वो फ्लोर टेस्ट तो हुआ नहीं था। लेकिन ऐसे ही जब बाकी जैसे बीजेपी और PDP का गठबंधन टूट गया तो नेचुरल सी बात है, फिर उनके पास उतने जो टेस्ट पास करने के लिए उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो सरकार क्या होगी, गिर गई।
इसमें फ्लोर टेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो वो थोड़े सी तो कुछ टाइम की सरकार थी, अब एग्जैक्टली मेरे को भी याद नहीं हो आ रहा, शायद 21 डेज़ थी कि कितनी थी, तो वो आप चेक कर लेना, वो आपके लिए असाइनमेंट है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछूंगा जब भी हमारी क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं ये पूछूंगा कि वाजपेयी जी की सरकार जो थी तो कितने दिन के बाद गिरी थी और वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने वोट देने से इनकार किया था और एक वोट कम होने की वजह से उनकी सरकार जो है गिर गई थी। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। पावर ऑफ लोकसभा, अब जो लोकसभा है उसकी क्या क्या पावर है। ये मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। जो मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है, वो खाली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। हालांकि वो दोनों हाउस में पास होता है, लेकिन जब पुटअप होगा फर्स्ट किस में होगा, लोकसभा में ही होगा, ये कंपलसरी है। जब हमने 368 आर्टिकल पढ़ा था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, तो उसमें हमने ये अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रीसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन। जब भी मैंने जो लास्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ 368 आर्टिकल वाले की, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट वाले की, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उनके लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। तो जब भी जॉइंट सिटिंग होती है इंडिया में, तो उस जॉइंट सिटिंग को प्रीसाइड जो करता है, उसको चेयर जो करता है, वो स्पीकर करता है लोकसभा का। फिर है इट हैज़ रिजर्व सीट फॉर एसटी एंड एससी पीपल्स। जो लोकसभा है इसमें रिजर्वेशन होती है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट पीपल्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन मिलती है। इट लॉस्ट फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर। अगर सरकार ठीक चलती है, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फ्लोर टेस्ट का कोई अगर बीच में ऐसा नहीं होता है कि फ्लोर टेस्ट गवर्नमेंट फेल हो जाए फ्लोर टेस्ट में, तो सरकार कितने साल चलेगी, बिल्कुल 5 साल चलेगी। ए मेंबर मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स टू बिकम इट्स मेंबर। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा फॉर्मेलिटीज़ में, एलिजिबिलिटी में, कि कोई भी इंसान है जो इसका मेंबर बनना चाहता है तो उसकी 25 साल एज होनी ही चाहिए। इट्स मीटिंग आर प्रिसाइड्स बाय स्पीकर। जो इसकी मीटिंग है वो कौन प्रिसाइड करेगा, स्पीकर जो है वो करेगा। हाँ, इनकी जितनी भी, एक तो जॉइंट सीटिंग में भी जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे वही जॉइंट सीटिंग में भी चेयर करेंगे। और जैसे नॉर्मली जो भी सेशन होता है पार्लियामेंट का, लोकसभा का, तो उसमें चेयर करते हैं उस सेशन के जो हेड होते हैं, तो वो कौन होता है, स्पीकर होता है। इन एडिशन टू स्पीकर इट आल्सो हैज़ ए डिप्टी स्पीकर्स। एक तो स्पीकर उनके पास होता है, उनके पास डिप्टी स्पीकर भी होते हैं। तो अगर बाई चांस स्पीकर नहीं है तो चेयर कौन करता है, डिप्टी स्पीकर करते हैं। ए मेंबर ऑफ लोकसभा सबमिट इट्स रेजिग्नेशन टू स्पीकर। जो मेंबर ऑफ लोकसभा है, अगर कोई भी अपना रेजिग्नेशन देता है, त्यागपत्र देता है, तो वो किसको देते हैं, स्पीकर ऑफ द हाउस को देते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर स्पीकर ने खुद रिज़ाइन करना है, रेजिग्नेशन करना है, तो वो किसको देंगे, वो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देंगे। और डिप्टी स्पीकर ने अगर रेजिग्नेशन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, स्पीकर को देंगे। तो ये आपस में इनका म्यूचुअल है। फिर आता है हमारा राज्यसभा। जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस भी कहा जाता है। इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड आल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट। ये एक अपर हाउस है इंडियन पार्लियामेंट का, और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। इट इज़ ए परमानेंट हाउस एंड 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर। ये परमानेंट हाउस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जैसे लोकसभा है, लोकसभा का हाउस जो है 5 साल के लिए है, जो वहाँ के मेंबर्स होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, फिर वो डिसॉल्व हो जाता है हाउस। तो फिर 5 साल के बाद नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, तो पूरे नए मेंबर्स आते हैं, कुछ री इलेक्ट होते हैं, कुछ वोटिंग में हार जाते हैं, कुछ नए कैंडिडेट आते हैं। तो राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, डिसॉल्व नहीं होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, जो इसके मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं। वो रिटायर कितने होते हैं, वो 1/3 यानी 33% जो है हर 2 साल के बाद रिटायर होते जाएंगे। 33% रिटायर हो जाएंगे, उन वैकेंसीज़ को 33% नए आएंगे, तो पूरी हो जाएगी। तो इससे ये हाउस जो है कंटिन्यू रहेगा। और जो इस हाउस के मेंबर्स होंगे उनका जो टेनर होता है 6 साल होता है। हमने पढ़ा कि लोकसभा में जो मेंबर जाएगा उसका टेनर 5 साल होगा, और राज्यसभा में जो मेंबर जाएगा जीत के उसका टेनर 6 साल होगा। और रिटायर जो होंगे 1/3 होंगे, 33% लोग रिटायर होंगे, 33 नए आएंगे, फिर और 33 रिटायर होंगे, 33 और नए आएंगे। तो वो सिस्टम जो है चलता जाएगा। So a member of Rajya Sabha holds a life of 6 years, but unlike Lok Sabha, it is a permanent house. The member of the Rajya Sabha are to elected by the voters, but indirectly.
जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं वो भी वोटर्स ही उसको इलेक्ट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं कि जो हमारे एमपीज़ हैं वो वोट करते हैं, एमएलएज़ वो वोट करते हैं। मीन्स जो हमने जिनको इलेक्ट करके भेजा है वो आगे इनको इलेक्ट करते हैं। तो इनका इलेक्शन जो होता है हमारे से ही होता है, लेकिन इनडायरेक्टली होता है। इनको हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आगे चुनते हैं। दे आर इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। फीचर ऑफ राज्यसभा के पढ़ेंगे। आर्टिकल 312 एम्पावर्स द राज्यसभा टू मेक एन ऑल इंडिया सर्विस। 312 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो ऐसे तो लोकसभा को ज़्यादा पावर है, जैसे फाइनेंशियल बिल लोकसभा में होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो लोकसभा के हैं। जैसे जॉइंट सीटिंग होती है तो उसमें जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं तो वही जो है तो उस पर प्रिसाइड करते हैं, चेयर करते हैं सेशन को। तो लोकसभा के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन कुछ पावर्स ऐसी हैं जो राज्यसभा के पास ही हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे आर्टिकल 312 है 312, ये कहता है कि इंडिया में कोई भी ऑल इंडिया सर्विस बनेगी ना, नई ऑल इंडिया सर्विस बनेगी, वो राज्यसभा ही बना सकता है, लोकसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बट इम्प्लीस्ड इन राज्यसभा बाई इट्स मेंबर। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है जब उनका इलेक्शन होता है तो उनमें जितने पार्लियामेंट के मेंबर हैं पूरी पार्लियामेंट उनके लिए वोट करती है। यानी वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होगा तो पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर हैं वो सारे वोट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन जब उनको निकालना है, निकालने के लिए बोलते हैं इम्प्लीसमेंट। जब उनकी इम्प्लीसमेंट होगी, जब उनको निकालेंगे तो उसमें कौन वोट करेगा? राज्यसभा ही करेगी। एक तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनका टेन्योर भी 5 साल होता है, तो सॉरी इनका टेन्योर भी 6 साल होता है, 6 ईयर्स के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो, ये इनका टेन्योर भी फिक्स है, लेकिन बीच में हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, अच्छे से अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविज़न है कि हम इनको निकाल सकते हैं। और इनको कौन निकालेगा? सिर्फ राज्यसभा के मेंबर ही निकाल सकते हैं। लोकसभा में इनके निकालने की बात नहीं हो सकती। फिर आता है आर्टिकल 249। जो आर्टिकल 249 है ये पावर देता है राज्यसभा को कि जो स्टेट लिस्ट है उसमें लॉज बनाने की। जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है पावर्स डिवाइड की हैं, 3 लिस्ट में रखी हैं। स्टेट लिस्ट हो, सेंट्रल लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी एंड कंकरेंट लिस्ट होगी। तो अगर स्टेट लिस्ट में कुछ लॉ बनाना चाहती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो कौन बना सकता है? वो सिर्फ राज्यसभा ही बना सकती है, लोकसभा नहीं बना सकती। फिर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। जैसे हमने पढ़ा कि जो 33% है या 1/3 मेंबर्स का हो, तो जैसे उनके 6 ईयर पूरे होंगे तो वो 1/3 मेंबर रिटायर होते जाएंगे। देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर ST एंड SC। यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं है। जैसे लोकसभा में रिजर्वेशन है, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है। ही अब जो राज्यसभा में के मेंबर के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं? ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर्स टू बिकम इट्स मेंबर। PRI के लिए मैंने पढ़ाया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए 21 साल एज होनी चाहिए। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो है पर्टिकुलरली लोकसभा के लिए तो 25 साल है। अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हो तो आपकी एज जो है 30 साल होनी चाहिए। इट इज़ प्रिसाइडेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज़ आल्सो इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इसको चेयर करते हैं। इस हाउस को जो है कौन चेयर करता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं इस हाउस के। तो जो ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि राज्यसभा को चेयर अगर वाइस प्रेसिडेंट करते हैं तो लोकसभा को तो प्रेसिडेंट को करना चाहिए, नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो लोकसभा में है हमारे स्पीकर हैं, एक इलेक्टेड पर्सन है, लेकिन राज्यसभा में कोई इलेक्टेड पर्सन का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो इनका चेयरमैन होता है। लोकसभा में आ जाते हैं स्पीकर और यहाँ राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं। हाँ, यहाँ भी जैसे वहाँ पे वाइस जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं राज्यसभा में ये चेयरमैन होते हैं, तो यहाँ भी एक प्रोविज़न है डिप्टी चेयरमैन का। जो इनमें से इलेक्टेड पर्सन होते हैं उनको ही डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है। तो अगर बाई चांस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहीं बाहर हैं टूर से, या उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, या किसी रीज़न से वो हाउस में नहीं आ सकते, तो फिर चेयर कौन करता है? डिप्टी चेयरमैन करता है। इट्स मेंबर सबमिट द रेजिग्नेशन टू चेयरमैन। इसके मेंबर जो हैं वो अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन के पास सबमिट करते हैं। सेम जैसे कि लोकसभा में अगर किसी ने रिज़ाइन करना है, अपना रेजिग्नेशन सबमिट करना है, तो वो स्पीकर जो है उनके पास करते हैं। इट्स चेयरमैन सबमिट इट्स रेजिग्नेशन टू डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन सबमिट इट्स रेजिग्नेशन टू चेयरमैन। अगर
यहाँ भी सेम है लोकसभा की तरह, अगर जो चेयरमैन है उनको अपना रेजोल्यूशन देना है तो वो डिप्टी चेयरमैन के पास देते हैं, और डिप्टी चेयरमैन ने देना तो वो चेयरमैन के पास देते हैं। तो वही इनका म्यूचुअल कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्क्वालीफाइड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। किन किन चीज़ों से हो सकता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है, अच्छे से समझना इसको। इफ़ ही वॉलंटरली गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ पार्टी, अगर वो अपनी पार्टी की मेंबरशिप अपनी मर्जी से दे देता है और उसकी जो है पार्लियामेंट उसको डिस्क्वालीफाई कर देती है। ही रिमेन्स absent फॉर 60 डे फ्रॉम द हाउस विदाउट इंटीमेशन, अगर वो हाउस को बगैर बताए अगर 60 दिन बिल्कुल absent हो जाते हैं, जैसे मान के चलो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा का, तो वो चले जाते हैं, जैसे अभी हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी थे, उनके एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो 60 दिन पार्लियामेंट से कहीं बाहर चले जाते हैं, फॉरेन के टूर पे चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, तो अगर वो पार्लियामेंट को ये बता के नहीं जाते, हालांकि उनको पार्लियामेंट से छुट्टी नहीं लेनी पड़ती, जैसे कि हम ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं ऑफिसर्स को लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको इंटीमेशन देनी पड़ती है, उनको हाउस को बताना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मतलब हाउस को पता होना चाहिए कि वो हाउस में इतने दिन अब्सेंट नहीं है। अगर 60 दिन से ऊपर जो है वो ऐसे एब्सेंट रहते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। इफ़ ही और रूल्स द विप, इफ़ ही वोट्स अगेंस्ट द विल ऑफ द पार्टी, अगर जैसे कोई किसी इशू पे वोटिंग हो रही है पार्लियामेंट में, तो विप का मतलब होता है कि वो अगर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ अगर वोटिंग करते हैं तो उससे भी जो है उनको हाउस से निकाल दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ये ट्रिपल तलाक बिल था, अगर बीजेपी का मेंबर कोई ट्रिपल तलाक बिल को सपोर्ट नहीं करता, उसके विरोध में अगर अपना वोट देता, तो उससे क्या होना था कि उस मेंबर को पार्लियामेंट से निकाल दिया जाता, तो वो होगी विप। अगर वो जो पार्टी की विप है तो उसको ओवररूल करें, यानी पार्टी की जो विल है, जो पार्टी पूरी सपोर्ट कर रही है, एक वोट डाल रही है, तो अगर उसके पार्टी के खिलाफ जाते हो तो आप क्या हो जाएगा, आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, आपको जो हाउस से निकाल दिया जाएगा। इफ़ ए नॉमिनेटेड मेंबर जॉइन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे इंडिपेंडेंट मेंबर भी कुछ जीत के जाते हैं ना लोकसभा में, तो अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर फर्स्ट 6 मंथ के बाद अगर ज्वाइन करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई PPTV। और ये PPT आपकी किसी काम की नहीं है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, मैं हर लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। अगर आप मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, उससे क्या होगा कि जैसे भी मेरा लेक्चर आएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक में आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, पूरा सेमेस्टर सेकंड का पूरी PDF मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कोविड सिचुएशन है अभी, तो कोविड में अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से हार्डवर्क करिएगा। थैंक यू। अगर कुछ भी क्वेरीज़ हैं आपकी, कोई अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो क्वेरीज़ रिप्लाई करने का, आपका जो डाउट होगा उसको सॉल्व करने का। एंड थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा अच्छे से।